हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द परचम। आज हम चैप्टर 22 पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले हम अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी दिल्ली। जहां तक बात है अंडमान की, लद्दाख की, लक्षद्वीप की, तो इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। केवल और केवल 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। वो हैं दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु होल्ड्स कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की ओर से भारत की जो आकस्मिकता निधि किसके पास होती है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि कंटिजेंसी फंड को होल्ड कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आर्टिकल 267 में। एंड वन मोर थिंग, फाइनेंस सेक्रेटरी की ही साइन 1 रुपए की नोट में होती है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये कंटिजेंसी फंड होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसे कौन बना सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। सो आर्टिकल 267 में लिखा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी फंड in the nature of an impress to be entitled the contingency fund of India, into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said fund shall be placed at the disposal of the president to enable advances to be made by him out of such fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by parliament। बहुत बड़ा था यार। पहली चीज कि कंटिजेंसी फंड को कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कंटिजेंसी फंड में पैसे कहां से आएंगे? पार्लियामेंट देगी, टाइम टू टाइम देगी, कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट्स में। कंटिजेंसी फंड का पर्पस क्या है? किसी भी तरीके के अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करना। कंटिजेंसी फंड से पैसे प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है एक बार बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो संविधान है वह हमारे देश का मौलिक कानून है। सेकंड, द गवर्नमेंट बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, यानी कि जो भारत सरकार का बजट होता है वो वार्षिकी के मूलधन पर आधारित होता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान फंडामेंटल लॉ है हमारी कंट्री का। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका जो बजट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी पे बेस्ड होता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी क्या है इसे समझते हैं। सो जो पार्लियामेंट होती है, पैसे कौन ग्रांट करता है गवर्नमेंट को? पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट जो होती है वो गवर्नमेंट को पैसे 1 साल के लिए देती है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस पैसे को स्पेंड नहीं किया, उस पैसे को यूज नहीं किया, सो वो सारे के सारे पैसे वापस कहाँ चले जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड में। और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी या फिर रूल ऑफ लैप्स। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 110, आर्टिकल 267। दूसरी साइड में हमारे पास है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा एंड मनी बिल। सो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखो एंड सही आंसर को पकड़े। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 80 है हमारा, इट डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, विथ नो डाउट सही है। आर्टिकल 81 लोकसभा के कॉम्पोजिशन से डील करता है। आर्टिकल 110 मनी बिल से डील करता है। और जो आर्टिकल 267 है, इट डील्स विद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये तो अभी अभी पढ़ा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए था।
ठीक है। और आर्टिकल 79 भी बता देता हूं, इट डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट और आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 79 डील करता है पार्लियामेंट से, 80 डील करता है राज्यसभा से, 81 डील करता है लोकसभा से। एकदम लाइन से और एकदम इजिली आपको क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें और आर्टिकल्स। फोर्थ, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। बोल क्या रहा है कि एक संसदीय प्रणाली वो होती है जिसमें चार ऑप्शंस हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, जिसमें संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सेकंड, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। थर्ड, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम, यानी कि जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता उसे हटा सकती है। डी, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। और ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 75 में। इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है वो बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। बाकी पॉइंट्स अगर हम देखें, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन दी पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन दी गवर्नमेंट, पूरी तरीके से गलत है। जो पार्टी इलेक्शन में जीतेगी केवल उनका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा, और उनका भी अगर वो जो है मेजोरिटी बना पा रहे हो तभी, और हर केस में नहीं, है ना। और ऑप्शन सी जो था वो समवट सही है, बट ये जो है बीरबल की खिचड़ी वाली टाइप आंसर होता, क्योंकि यहाँ लिखा है गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करती है और रिमूव भी कर सकती है। हमें कहा जाना है जो सबसे सटीक आंसर, तो सबसे सटीक ऑप्शन बी था। सी भी सही होता, लेकिन सबसे सटीक कौन सा है, सबसे सही कौन सा है? ऑप्शन बी। डी भी समवट सही होता, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, यानी कि जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 हो सकती है। सेकंड, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज सिलेक्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर वन नॉट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि डेप्टी चेयरमैन को सिलेक्ट नहीं किया जाता, डेप्टी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है बाय द राज्यसभा इटसेल्फ। ठीक है, सो ऑप्शन ए 1 ओनली हमारा सही होगा। सिक्स्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर ही पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो पब्लिक बिल होती है वो सरकार की नीतियों को दर्शाता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पब्लिक बिल केवल और केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है, एंड पब्लिक बिल नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना कि गवर्नमेंट ला रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाएगी, अपनी पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। सो आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसके ऑपोजिट में होता है प्राइवेट बिल। अब प्राइवेट बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है अदर देन अ मिनिस्टर, सो ये नोट करने वाली बात। Seventh, which one of the following bill must be passed by the each house of the Indian Parliament separately by special majority? Option A ordinary bill, option B money bill, option C finance bill, option D constitutional amendment bill। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 में क्लियरली लिखा है कि दोनों के दोनों संसद को अलग अलग करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद स्पेशल मेजोरिटी। जहां तक बात है ऑर्डिनरी बिल की, तो यहाँ कोई डेडलॉक क्रिएट होगा तो जॉइंट सीटिंग हम करवा लेंगे। मनी बिल में डेडलॉक क्रिएट हो ही नहीं सकता, फाइनेंस बिल में भी डेडलॉक क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक है, सो सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है, मतलब एक थोड़ा बहुत लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग वाला, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अगर हम रखते तो अल्टीमेटली वही होता जो लोकसभा चाहती, क्योंकि जॉइंट सीटिंग में किसी भी मैटर पे डिसीजन किस किस बेसिस पे लिया जाता है? वोट्स के बेसिस पे। अब देखो, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550,
अब और राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250, तो ज्वाइंट सीटिंग होगी तो क्लियर है ना भाई कि जो लोकसभा चाहेगा वही होगा, और ये हम नहीं चाहते। वी आर अ फेडरल कंट्री, है ना। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि राज्यों को उनका सही वॉइस मिले। इस कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है किसी तरह की ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। ये आर्टिकल 368 बार बार आता रहता है, सो इसको पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। सो आर्टिकल 368 में लिखा है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। अब क्या है प्रोसीजर? पहला कि आपको बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। दूसरा, बिल को कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है एंड प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। तीसरा, दोनों के दोनों हाउसों को स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करना पड़ेगा, और अगर बिल सेपरेटली पास नहीं होता तो किसी तरीके की जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। ठीक है। अब अगर बिल किसी तरीके के फेडरल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चेंज कर रहा है, तो इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। सो यहाँ सिंपल मेजॉरिटी आएगी, ये आपको याद रखना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, किसी फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरल ढांचा जो है हमारे संविधान का उसको बदलना चाह रही है, तो तब आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी एंड वन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? जब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी रेटिफाई कर दिया, फिर बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, मतलब सिग्नेचर के लिए। अब प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही करना पड़ता है। वो सिग्नेचर करने से डिनाई नहीं कर सकते, वो रिटर्न नहीं कर सकते, बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्लियर कर दिया है कि आपको साइन करना ही करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। और 8th क्या है? जैसे ही प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, सो बिल क्या है? वो एक्ट बन जाता है, और इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसीजर खत्म हो जाती है ना। 8th question. Consider the following statements. The Rajya Sabha has restricted powers with regard to money bill. यानी कि जो मनी बिल है उसके रिगार्ड्स में राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है। सेकंड, द टर्म बजट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो हम बजट बजट करते रहते हैं कि सरकार का ये बजट आया, वो बजट आया, सो ये जो टर्म बजट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है विथ रिगार्ड टू मनी बिल, बिल्कुल सही है। मनी बिल की बात कहां की गई है? आर्टिकल 110 में। अब कैसे रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है? पहली बात कि मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। मनी बिल में अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो केवल और केवल कौन कर सकता है? लोकसभा वाले। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर सकती है चेंजेस को, बट वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो उन रिकमेंडेशन को माने या ना माने। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो बजट टर्म है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। इनफैक्ट बजट के लिए कौन सा वर्ड किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में। ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड पावर्स जो हमने डिस्कस किया कि कैसे रिस्ट्रिक्टेड पावर है, वही चीजें लिखी हुई हैं कि केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। राज्यसभा जो है रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल को। राज्यसभा केवल और केवल रिकमेंडेशन कर सकती है विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। सो वही सारी चीजें हैं। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर। यानी कि जो प्रत्येक संसदीय बैठक होता है उसका पहला घंटा किस चीज के लिए निर्धारित होता है? हर एक चीज प्लानिंग के साथ होती है, तो पार्लियामेंट में भी समवट प्लानिंग होती है, और पहला घंटा दूसरा घंटा अलग अलग स्लॉट होते हैं। तो पहला घंटा किस चीज के लिए होता है? ऑप्शन ए 0 आवर, ऑप्शन बी क्वेश्चन आवर, ऑप्शन सी नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड ऑप्शन डी एडजर्नमेंट मोशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन आवर। ठीक है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो सरकार से सवाल पूछती है, सरकार उन सवालों के जवाब देती है। फिर क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर स्टार्ट होता है। एंड जहां तक बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन की, वो तो आप इजिली डिलीट कर सकते हो, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन डेली थोड़ी ना लाया जाता है। उसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी चीजें थोड़ी ना है कि उनके लिए एक अलग से स्लॉट ही रख दिया जाए। सो यहाँ लॉजिक भी लगाया जा सकता था। 10th,
फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो यहाँ बात हो रही है टाइप 2 की, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? ए लोकसभा ओनली, बी राज्यसभा ओनली, सी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी नन ऑफ द अबव। सो इसमें सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की बात कहां होती है? आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। एंड जहां तक बात है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की, उसको केवल और केवल कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में। तो याद रखना फाइनेंशियल बिल टाइप 1 केवल लोकसभा में, बट फाइनेंशियल बिल टाइप 2 दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। ऐसे याद रख सकते हो, देखो टाइप 1 है, 1 मतलब एक जगह केवल, और वो है लोकसभा। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है ना, 2 मतलब दो जगह, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह, ठीक है। अब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर, और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर। फाइनेंशियल बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को इंट्रोड्यूस करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को इंट्रोड्यूस करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। फाइनेंशियल बिल जो है वो केवल और केवल आर्टिकल 110 में जो चीजें लिखी हुई हैं उनसे डील नहीं करता, उसके साथ साथ कुछ अदर मैटर्स से भी डील करता है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है इट डील्स विद एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट ऐसे किसी भी मैटर के साथ नहीं जो आर्टिकल 110 में मेंशन है। सो ये तीन की डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2। 11th क्वेश्चन, who became the first Indian and the first elected speaker of Central Legislative Assembly in 1925? सो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है और एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके पहले भारतीय और पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विट्ठल भाई जे पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल जो थे वो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, यह है विट्ठल भाई जे पटेल, और इनका जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये पहले इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। 12, choose the correct pair, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव सिंपल क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर, कंगारू क्लोजर, bulletin closer. On the other side, we have only important clauses discussed, matter have sufficiently discussed, undiscussed clauses are put to vote, lengthy resolutions are grouped into part. So आप 10 सेकंड में दे रहा हूं, आप इसका सही आंसर कंक्लूड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो सिंपल क्लोजर है वो तब लाया जाता है जब किसी मैटर को सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि अब भैया वोटिंग करा लो, बहुत डिस्कस कर लिया। सेकंड कंपार्टमेंट क्लोजर, जब कोई रेजोल्यूशन बहुत बड़ा होता है तो उसको जो है कुछ कंपार्टमेंट्स पे बांट लिया जाता है और एक एक कंपार्टमेंट करके पास किया जाता है। सो 2 का क्या है? डी, यानी लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट। अब 3 का क्या है? कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में करते क्या है कि किसी भी बिल के, किसी भी रेजोल्यूशन के केवल इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसको फिर वोटिंग कर लेते हैं। चौथा बुलेटिन क्लोजर। बुलेटिन क्लोजर में क्या होता है कि हम ऐसे क्लॉजेस को भी वोट कर लेते हैं जो हमने डिस्कस भी नहीं किए, जो हमने डिबेट भी नहीं किए, ठीक है। तो फोर्थ है ग्लूटिन क्लोजर। अब क्लोजर मोशन क्या होता है? क्लोजर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो मेंबर्स मूव करते हैं टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस, यानी कि किसी मैटर पे बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी, बहुत सारा डिस्कशन हो गई, अब भैया वोट करा लो, इसलिए हमने क्लोजर मोशन ला लिया है। क्लोजर मोशन 4 तरीके के होते हैं, सिंपल क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर, कंगारू क्लोजर, गुलेटिन क्लोजर। सो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। 13th, consider the following statements with regard to no confidence motion. पहला, it need to state the reason for its adoption in Lok Sabha.
सेकंड, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पहली बात कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको किसी तरीके का रीजन नहीं बताना पड़ता कि वो किस लिए ला रहे हैं, ठीक है, नो नीड टू स्टेट द रीजन। और दूसरी बात जो है वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, पार्लियामेंट में तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को, राज्यसभा को थोड़ी ना होती है। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 14th, the term of Lok Sabha cannot be extended under any circumstances। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, मतलब किसी भी परिस्थिति में उसका टर्म नहीं बढ़ाया जा सकता। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ वंस, यानी कि एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है उसका टर्म। डी, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि 2 साल के लिए आपातकाल के समय में बढ़ाया जा सकता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 352 में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी तरह की नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की जा रही है इंडिया में, तब ऐसी सिचुएशन में जो लोकसभा का टर्म है एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एंड बाकी स्टेटमेंट्स हमारे गलत है ना। 15th क्वेश्चन, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू, यानी कि भारत सरकार जितना भी राजस्व प्राप्त करती है, जितना भी टैक्स सब कलेक्ट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो कहाँ जाता है इतना सारा पैसा? ऑप्शन ए पीएम केयर फंड में, ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ऑप्शन सी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर तो बहुत ज्यादा इजी है, आई बिलीव कि हर किसी से बनता होगा। सो इस तरीके से हम खत्म करते हैं आज के अपने 15 क्वेश्चंस। आपसे कितने बने वो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड चैप्टर 22 पार्लियामेंट 3 पे बेस्ड एमसीक्यूज को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप और अच्छे से पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को प्रिपेयर करके आइए एंड आई बिलीव कि ये सारे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।